मौर्य साम्राज्य, उसके अंतर्गत आज हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। कि हमने देखा कि इससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके बारे में अध्ययन किया था, और हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक जो था वो गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में सम्राट कौन बना? अशोक बना। और प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं है जो कि अशोक के समान सर्वगुण संपन्न हुआ हो। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत ही गौरवशाली काल माना जाता है, क्योंकि उस काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता और क्षमता से भारत को सर्वोन्मुखी उन्नति दी थी। और H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्त्रों राजाओं के नाम के मध्य अशोक का नाम नक्षत्र में सबसे ज्यादा चमकने वाला होगा, और उसे विश्व की महान विभूतियों में से एक कहा जा सकता है। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास और प्रजावत्सलता की दृष्टि से सम्राट अशोक एक महान शासक था। उसने शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसकी अमर कीर्ति का आधार उसकी वे सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय है, और समस्त जीव जगत का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान उसके जीवन का परम आदर्श था। अब हम अध्ययन करते हैं कि सम्राट अशोक जो उसके बारे में हमें जानकारी के साधन जो हमारे पास में कौन कौन से हैं। कहा जाता है कि संयोग से अशोक जो उसके शासनकाल के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करती है, और उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे शख्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो साहित्यिक और दूसरा अभिलेखीय। साहित्यिक सामग्री जो उसमें बौद्ध ग्रंथ जो है उनमें सबसे ज्यादा हमें अशोक जो उसके बारे में अध्ययन मिलता है, जिसमें आपके दीपवंश, महावंश, इसके अलावा बुद्ध घोष की रचनाएं जिसमें दिव्यावदान, अशोकावदान माला, इसके अलावा आर्य मंजूषी मूलकल्प, कल्हण की राजतरंगिणी और पुराण कथाएं जो है उनसे हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ चीनी लेखक जैसे फायान है, हिनसांग है, इत्सिंग ने, उन्होंने भी अपने वर्णन जो उसमें अशोक जो उसके बारे में लिखा था। इसके अलावा दूसरा जो था अभिलेखीय सामग्री, उसमें स्वयं अशोक के अभिलेख जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले टिफेंथलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, किंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने व उनका संबंध अशोक से जोड़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप को 1837 में सफलता मिली थी, और अशोक के ये अभिलेख भारत के विभिन्न भागों से मिले हैं। ये अभिलेख उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों एवं उसकी आंतरिक विचारधाराओं से हमें अवगत कराते हैं। अशोक के अभिलेख भी कई प्रकार के हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। और शिलालेख भी दो प्रकार के हैं, बड़े शिलालेख और लघु शिलालेख। और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है तथा गुहालेखों की संख्या 3 है। इन अभिलेखों के अलावा कुछ अन्य अभिलेख से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 150 ईस्वी के रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख और नागार्जुनी गुफा अभिलेख में भी इसके बारे में पता चलता है। और इन सभी स्थानों से हम उस यशस्वी पुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व जो उसके बारे में सही मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आती है सम्राट अशोक जो उसका प्रारंभिक जीवन और उसका परिवार किस प्रकार का रहा था। कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था, और वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्र थी। उसके लिए दर्शनिया, प्रसादिका और जन कल्याणी, यानी कि अशोक की माता के नाम जो थे वो इस प्रकार के बताए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। और दक्षिणी बौद्ध ग्रंथों में उसका नाम धर्मा बताया। अशोक की माता जो उसके नामों के बारे में कई नाम जो उनका उल्लेख मिलता है। इसी पर पुत्र अशोक का सगा भाई विगतशोक तिष्य था। और दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियां तथा उससे उत्पन्न 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सुसीम या फिर सुमन कह सकते हैं, उसका नाम यानी कि वो सबसे बड़ा था। और जितने भी शख्सियत जो है उनमें अशोक की अनेक पत्नियां जो उसकी भी जानकारी मिलती है, जिनमें विदिशा की श्रेष्ठ पुत्री देवी और असंधमित्रा, तिष्यरक्षिता, पद्मावती, कारुवाकी अथवा चारुआ जो है उनके नाम का उल्लेख मिलता है। अर्थात अशोक जो उसकी अनेक पत्नियां जो उनके बारे में हमें पता चलता है। और बहुत से विद्वानों के अनुसार देवी और असंधमित्रा एक ही पत्नी के नाम थे। इसी प्रकार से पद्मावती और कारुवाकी भी एक ही पत्नी के नाम थे। और देवी से महेंद्र नामक पुत्र और संघमित्रा नामक पुत्री पैदा हुए थे। और पद्मावती से कुणाल
और धर्म विवर्धन नामक पुत्र हुए, और कारुवाकी से तीवर अथवा तीवल नामक पुत्र हुआ। और राजत्रिंगणी में अशोक के एक अन्य पुत्र जालोक का भी वर्णन मिलता है, और वह अशोक की किस पत्नी का था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमती था, और इसकी माता के नाम के बारे में इसकी माता कौन थी उसके बारे में भी नहीं पता चलता। अगली बात आती है प्रांतीय शासक के रूप में अशोक ने किस प्रकार से कार्य किया था। कि सम्राट बनने से पहले अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार या उपराजा के रूप में शासन संबंधी बहुत सारे अनुभव जो उनको प्राप्त कर लिया था, और बौद्ध ग्रंथ जो उनसे पता चलता है कि उसे सबसे पहले अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति व व्यवस्था कायम की, और उसकी इस योग्यता से प्रभावित होकर ही बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बनाकर भेजा था, क्योंकि उस प्रांत में भी भ्रष्ट राज्य अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया था, और अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा। साहित्यिक साक्ष्य जो उनसे पता चलता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में तक्षशिला जो है वहां पर फिर से विद्रोह उठ खड़ा हुआ था, और इस बार बड़े राजकुमार सुसीम को भेजा गया, और सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब पुनः अशोक को भेजा गया, और जिसने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया, और इससे राज्य के कई मंत्रियों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया। और इसके कुछ दिन बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई, और अपने समर्थ मंत्रियों जिनमें राधागुप्त मुख्य था उसकी सहायता से अशोक ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अगली बात आती उत्तराधिकार संघर्ष। कि बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावधान, महाबोधि वंश एवं तिब्बती और चीनी जितने भी साक्ष्य जो है उनसे पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके लगभग 101 पुत्र थे, उनमें संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में अशोक ने अपने बड़े भाई जिसका नाम सुसीम या सुमन था उसको परास्त करके मार डाला, और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। और इस संघर्ष में अशोक के कितने भाई मारे गए इसके बारे में नहीं कह सकते, किंतु बौद्ध ग्रंथ जो है वो ये कहते हैं कि उसने लगभग अपने 98 से 99 भाई जो उनको मार गिराया था। परंतु बौद्ध ग्रंथ जो उनके अपन पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अशोक को ये जताने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो बहुत क्रूर था। इसके अलावा अशोक के मगध सम्राट बनने तथा उसके राज्याभिषेक के अंतर 4 वर्ष का डिफरेंस बताया जाता है, और ये अंतर का मुख्य कारण उत्तराधिकार संघर्ष ही बताया जाता है। और दिव्यावधान के अनुसार यह संघर्ष बिंदुसार के जीवन काल में ही शुरू हो गया था, और बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी या गद्दी पर बैठाना चाहता था, जबकि प्रधानमंत्री खल्लाटक और मंत्री राधागुप्त अशोक के पक्ष में थे। अतः बिंदुसार की मृत्यु के तत्काल बाद मंत्रियों की सहायता से अशोक ने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया, और अशोक के अन्य भाइयों ने सुसीम के नेतृत्व में उसके अधिकार जो उसको चुनौती दी, और इस गृह युद्ध में अशोक विजयी रहा, और सुसीम अपने कुछ भाइयों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ। परंतु डॉक्टर स्मिथ और डी.आर. भंडारकर आदि कई विद्वान जो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अशोक जैसा शासक अपने सभी भाइयों की हत्या कर सकता है, और अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने जो तर्क दिए कि जो कि ज्यादा वजनदार नहीं है कि गृह युद्ध लड़ा जाए और किसी की हत्या ना हो, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता, और इसके साथ ही हम बौद्ध ग्रंथों को भी पूरी तरह से नहीं मान सकते। इसके अलावा अशोक के नाम जो वो एक नहीं बल्कि अनेक नाम जो उनका उल्लेख मिलता है, कि जैसे अशोक से संबंधित सभी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन जो उनसे पता चलता है कि इस सम्राट के 3 नाम थे, अशोक, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। इसके अलावा राजा केवल मास्की के लघु शिलालेख को छोड़कर अशोक के अन्य सभी लेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है, और सिंहल ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शन कहा गया है। ये अशोक जो उसका प्रारंभिक जीवन रहा था, किस प्रकार से उसने अपने गद्दी जो उसको हथियाया, उसके लिए किस प्रकार से उसने उत्तराधिकार संघर्ष किया, और प्रांतीय शासक के रूप में रहते हुए उसने किस प्रकार से शासन संबंधी जानकारी जो उसको प्राप्त कर ली थी। आगे आती अशोक की विजय, वो हम अगले वीडियो में करते हैं।